चलिए बाबू, तो आपके डिमांड पे हम लेकर के आ गए हैं अगला पोएट्री। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पढ़ा दिए हैं और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ा दिए हैं। नहीं पढ़े हैं बउआ अगर आप तो जाकर के पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड में लिंक आएगा या जाकर के वीडियो में स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो वहां पे आएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दोनों को पढ़ा करके और उसका ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए हैं। और आज बारी है बुआ तीसरा पोएट्री का, जिसका नाम है बाबू नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं बुआ। तो ये पोएट के बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको बाद में करेंगे, हम पहले पोएट्री करेंगे। तो पोएट्री करेंगे और आज के चैप्टर का नाम क्या है? नाउ मतलब अब। नाउ मतलब हुआ अब। लीव्स, लीव्स मतलब बाबू पत्ते। जो पेड़ होता है ना उसके पत्ता को क्या कहा जाता है? लीफ कहा जाता है। उसका प्लूरल फॉर्म क्या है? लीव्स है। लीव्स मतलब क्या हो गया? पत्ते। आर फॉलिंग गिर रहे हैं, और फास्ट मतलब तेजी से। अब जो पत्ते हैं क्या हो रहे हैं? तेजी से गिर रहे हैं। पत्ते क्या हो रहे हैं बाबू? तेजी से गिर रहे हैं। तो तनिक इसके राइटर को याद करने का ट्रिक भी जान लीजिए। तो सुनो बाबू, यदि पत्ता तेजी से गिर रहा है, सुनिएगा, पत्ता यदि तेजी से गिर रहा है तो बताओ यदि पत्ता गिरेगा तो उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? तो पत्ता गिरेगा तो उड़ेगा, तो पत्ता गिरिंग तो उड़िंग, तो उड़ना से क्या हो जाएगा? उड़ेन। तो इसके राइटर का नाम हो जाएगा बाबू WH उड़ेन। WH उड़ेन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर का नाम क्या हो जाएगा? WH उड़ेन। इसको थोड़ा सा साफ कर लिया जाए, क्योंकि जब साफ रहता है बोर्ड ना तो पढ़ाने में आनंद आता है। इस साफ कर रहे हैं कि और इसको गंदा कर रहे हैं जी? चलिए, तो इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को तो यहां पे बाबू जो है पत्ता गिरने का बात नहीं हो रहा है। यहां पे बात जो हो रहा है वह मनुष्यों का तेजी से दुनिया को छोड़कर जाने का हो रहा है। कि अब जो मनुष्य प्रजाति है तेजी से इस दुनिया को छोड़ करके क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। अब मनुष्य तेजी से मर रहे हैं, इसका क्या हो रहा है? बात हो रहा है। WH उडेन साहब पहले ही बता दिए हैं कि मनुष्य जो है अब उसका देहांत क्या हो रहा है? बड़ी तेजी से हो रहा है। तो पहला इस्तंजा को देखिएगा, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के। पहला इस्तंजा कहता है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब जो पत्ते हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर्स, यहां पे नर्सेज फ्लावर्स का मतलब क्या हुआ? नर्स है। नर्स मतलब क्या होता है तुम लोग जानते हो? नर्स मतलब क्या होता है? जो देखभाल करती हैं या करते हैं उनको नर्स कहा जाता है। यहां पे नर्स कहने का मतलब है कि जो आपको देखभाल करने वाले पुष्प हैं, यानी आपके पेरेंट्स हो गए, आपके मम्मी पापा दादा दादी, इन लोगों का बात हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि नर्सेज फ्लावर्स, जो आपके देख रेख करने वाले पुष्प हैं, विल नॉट लास्ट, वह भी अंत तक नहीं रहेंगे। लास्ट तक वो भी नहीं रहेंगे, उनका भी अंततः क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। वो भी अंततः इस दुनिया को छोड़ करके क्या हो जाएंगे बाबू? चले जाएंगे। अंततः उनका भी देहांत क्या है? निश्चित है, कोई इस बात को रोक नहीं सकता है। नर्सेज, जो आपके देखभाल करने वाले लोग हैं, टू द ग्रेव्स, वे लोग कब्र की ओर चल दिए हैं। आरगोन, जा रहे हैं। जो आपके देखभाल करने वाले आपके जो भी पेरेंट्स हैं वो अब कब्र की ओर धीरे धीरे क्या हो दिए हैं? चल दिए हैं।
धीरे धीरे वो लोग कहां जा रहा है, कब्र की ओर जा रहा है। एंड और द प्रेम्स, प्रेम्स मतलब होता है छोटा छोटा बच्चा। एंड द प्रेम्स और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, गो रोलिंग ऑन, वह भी लुढ़कते हुए जा रहे हैं। और लुढ़कते हुए कहां जा रहे हैं, मौत के समीप जा रहे हैं, कब्र में वो भी जा रहे हैं। सिंपल सा अगर अर्थ बताएं पहला इस्तंजा का, तो कभी बताना चाहते हैं कि इस दुनिया पर जो आए हैं उनका जाना क्या है, निश्चित है, उनको कोई रोक नहीं सकता है। आए हो तो यहां से जाना क्या है, निश्चित है। इसलिए जो आप लोगों के अंदर घमंड पलता है ना, द्वेष पलता है, ईर्ष्या पलता है, उस सब को खत्म कीजिए। उस सब का कोई मतलब नहीं है। यदि आप इस धरती पे आए हैं तो निश्चित है कि एक दिन आप इस धरती को छोड़ करके जाइएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। बात समझें। वहीं कभी समझाना चाहते हैं कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब जो है मनुष्य तेजी से मर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और जो लोग आपका देख रेख करते हैं वो भी अंत तक नहीं रहेंगे, क्योंकि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन, क्योंकि आपके देखभाल करने वाले लोग ग्रेव के तरफ यानी कि कब्र की तरफ बढ़ चले हैं, चल दिए हैं। इसलिए और जो देख लीजिए, एंड द प्रेम्स और छोटे छोटे बच्चे गो रोलिंग ऑन, वह भी लुढ़कते हुए जा रहे हैं, वो भी ग्रेव के तरफ यानी कब्र के तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप लोग जो घमंड करते हैं उस घमंड को तनिक कम कीजिए, जो ईर्ष्या करते हैं उसको कम कीजिए। यदि कोई आपसे छोड़ करके, आजकल तो ऐसा ऐसा कहानी, ऐसा ऐसा घटना देखने को मिलता है बुआ, कि एगो लड़का एगो लड़की से प्यार किया, वो लड़की किसी और से सेट कर लिया अपना, है ना, हाँ, टाका भिड़ा लिया अपना किसी और से। अब क्या होता है कि ये जो है जिसको छोड़ी है, ये बंदूक लेके पहुंच जाता है, चाकू लेके पहुंच जाता है कि जहां मिलेगी मुंह गांच देंगे। बताइए क्या फायदा है। अरे वो कोई ऐसा चीज थोड़ा ही है कि हमेशा के लिए किसी के पास रह जाएगा। भाई पगला, कहीं के आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास जाएगा, परसों किसी और के पास रहेगा। जब शादी कर लेना तब तुम्हारा सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसके बाद उस पर कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो बाबू घमंड कभी मत करना, क्योंकि मरना क्या है, निश्चित है। एक संज्ञा समझ में आया आपको। सेकेंड स्टंजा पे चलते हैं। सेकेंड स्टंजा क्या कहता है कि विस्परिंग नेबर्स, विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है यमदूत, जो मृत्यु के समय आपके आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं, उनको कहा जाता है विस्परिंग नेबर्स, मैसेंजर ऑफ डेथ, यमदूत। कभी कहते हैं कि विस्परिंग नेबर्स, यमदूत लेफ्ट एंड राइट, आपके बाएं और दाएं खड़े हैं। जो यमदूत हैं आपके बाएं और दाएं खड़े हैं, प्लग तोड़ने के लिए, अस हमसे, फ्रॉम से, रियल मतलब वास्तविक, डिलाइट मतलब खुशी, यानी हम लोगों को वास्तविक खुशी से दूर करने के लिए, प्लग करने के लिए यमदूत हमेशा आपके बाएं और दाएं क्या हैं, खड़े हैं। समझे। एंड और द एक्टिव हैंड्स, जो आपके सक्रिय हाथ हैं जिससे आप कार्य करते हैं, मस्ट फ्रीज, अंततः यह क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएंगे। जब आपका मृत्यु हो जाएगा, देहांत हो जाएगा, आपका नहीं मतलब किसी का भी होना ही है, आपका भी होना है, इस बात को स्वीकार करना होगा। और जब मृत्यु होगा तो उस वक्त यह जो एक्टिव हैंड्स हैं दोनों, ये क्या पड़ जाएंगे, फ्रीज पड़ जाएंगे। लॉनली, तनहा, ऑन द सेपरेट नीज, बउआ तनहा, घुटना के बल आप रह जाइएगा, घुटना के बल गिर जाइएगा, जब आपका क्या हो जाएगा, देहांत हो जाएगा।
बात समझे। वही कहता है कि विस्प्रिंग नेबर्स, यमदूत लेफ्ट एंड राइट, आपके बाएं और दाएं खड़े हैं। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी से हमको प्लग करने के लिए, दूर करने के लिए। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो ये सक्रिय हाथ हैं ये स्थिर पड़ जाएंगे एक दिन जब आप इस दुनिया से चल जाइएगा। लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, और सेपरेट नीज के बल आप तन्हा रह जाइएगा, आपके साथ कोई नहीं जाएगा। जो भी इस धरती पे आप कर्म किए होंगे उसी के साथ इस धरती से अलविदा कह दीजिएगा, चले जाइएगा, आपके साथ कोई जाने वाला नहीं है। इसलिए बाबू कभी समझाना चाहते हैं कि इस धरती पर कोई नहीं रहने वाला है। यमदूत आपके बाएं और दाएं खड़े हैं आपको वास्तविक खुशी से दूर करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये जितना घृणा, द्वेष, घमंड आप लोग पाल करके रखते हैं उस सबसे थोड़ा सा बचा कीजिए। थर्ड स्टंजा में कभी कहते हैं कि डेड, मृत, जब आप मर जाइएगा आपका डेड बॉडी जो होगा इन 100, उसका सैकड़ों की संख्या में एट द बैक, पीछे से लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। यानी जब आपका डेड बॉडी शमशान की तरफ जा रहा होगा तो सैकड़ों लोग आपके कहां होंगे, बैक होंगे, पीछे होंगे। जब आपका मृत शरीर बाबू शमशान की तरफ जा रहा होगा उस वक्त सैकड़ों लोग आपके पीछे होंगे, फॉलो, जो अनुसरण कर रहे होंगे। उडेन, उडेन मतलब ताबूत को जिसमें मृत शरीर को रख करके और शमशान घाट की तरफ ले जाया जाता है, उस ताबूत का सैकड़ों लोग फॉलो कर रहे होंगे, पीछा कर रहे होंगे। आवर ट्रैक, उस ट्रैक पर जिस ट्रैक से आपको ले जाया जाएगा शमशान घाट। बात समझे। आर्म्स रेज्ड, और वो अपना हाथ उठाए होंगे। आर्म्स रेज्ड स्टिपली टू रिप्रूव, आपको गलत साबित करने के लिए अपना हाथ उठा रहे होंगे, है ना जी। इन फॉल्स एटीट्यूड, सुन लीजिए बाबू, एक मिनट। इन फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है झूठा, एटीट्यूड मतलब विचार, ऑफ लव, प्यार का झूठा दिखावा करते हुए वे अपने हाथ को उठाए होंगे, है ना जी। अपने हाथ को उठाए होंगे, कह रहे होंगे, रो रहे होंगे। जब आपका जनाजा निकल रहा होगा तो जो है ना सैकड़ों लोग आपके जनाजे के पीछे होंगे और अपने हाथ को उठाए होंगे गलत साबित करने के लिए, और प्यार का झूठा विचार व्यक्त कर रहे होंगे कि ओह कितना बढ़िया आदमी था, चला गया बेचारा। लेकिन वहीं अलग हट के कह रहे होंगे कि ये पगला हमसे 5,000 रुपया लिया था, दिया नहीं, मर गया, इसको जाएगा ना तो वहां शांति नहीं मिलेगा। फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार का झूठा दिखावा कर रहे होंगे और आपको रिप्रूव, गलत साबित कर रहे होंगे अलग में। बात समझे कि नहीं समझे। ये मत समझिएगा कि जो अभी आपका है वो हमेशा आपका रह जाएगा, नहीं रे पगला। तो कभी तीसरा स्तंजा में यही समझाते हैं कि जो लोग आपका पीछा कर रहे होंगे वो भी आपका बुराई कर रहे होंगे, बात समझे, और प्यार का झूठा विचार व्यक्त कर रहे होंगे। चौथा स्तंजा बाबू देखिएगा, चौथा स्तंजा में कभी कहते हैं क्या कि स्टार्विंग, भूखा, भूखा, स्टार्विंग मतलब भूखा, थ्रू, जैसे कि लीफलेस वुड, लीफलेस वुड मतलब पत्ताहीन पौधा, लीफलेस वुड मतलब बाबू पत्ताहीन पौधा, पत्ताहीन पौधा के जैसा भूखे नंगे लोग। चौथा स्तंजा में कभी क्या कहते हैं सुनिएगा, पत्ताहीन पौधा के जैसा भूखे नंगे लोग। आजकल जो है ना किसी के पास कुछ नहीं है, एकदम पत्ताहीन पौधा की तरह लोग हैं, कुछ है नहीं। काहे कि सब तो राज 2% 3% लोग ही भोग रहे हैं। फिर भी कभी कहते हैं कि पत्ताहीन
पौधा के भांति लोग भूखे हैं, नंगे हैं, फिर भी ट्रोल्स, राक्षस, ट्रोल्स का हिंदी क्या होता है? राक्षस। फिर भी जो ट्रोल्स हैं, राक्षस हैं, रन, दौड़ रहे हैं स्कॉल्डिंग, छीनने के लिए, फॉर देयर फूड, उनका भोजन। आम जनता के पास कुछ नहीं है खोने के लिए, कुछ नहीं है। फिर भी जो ट्रोल्स हैं, राक्षस हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग उनके पीछे रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। काहे के लिए? कि जो भूखे नंगे लोग हैं, जो भी उनके पास जो भी अब कुछ बचा हुआ है, उसको भी क्या कर लिया जाए? छीन लिया जाए। ऐसा तो जमाना है। बात समझे? ऐसा जमाना है कि जो लिफलेस वुड है, उसको भी उसके पास जो भी है वो भी छीनने के लिए लोग उसके पीछे क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। एंड और द नाइटिंगल, नेक लोग, इज डम्ब, गूंगे बने हुए हैं। ये सब चीज को देख करके जो नेक लोग हैं बाबू, समझदार लोग हैं, वे लोग गूंगे बने हुए हैं, डम बने हुए हैं। तो सुन लीजिए, द एंजल विल नॉट कम, तो आपको बचाने के लिए कोई एंजल नहीं आएगा। द एंजल विल नॉट कम। कोई दूत आपको बचाने के लिए, कोई भगवान आपको बचाने के लिए नहीं आएंगे। यदि आपको अपना रक्षा करना है ना, तो आपको अपने दम पर अपना रक्षा करना होगा। किसी का इंतजार नहीं करना होगा कि कोई और आएगा और हमको बचाएगा। ना रे पगला, जिएंगे चाहे मरेंगे। अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे बाबू? लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कभी कहते हैं चौथा स्तंजा में कि लीफलेस वुड के भांति नंगे लोगों के पीछे भी ट्रोल्स दौड़ रहे हैं उनका भोजन छीनने के लिए। और इस बात को देख करके नेक लोग चुप बने हुए हैं, गूंगा बने हुए हैं। तो सुन लो, कोई एंजल तुमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। द एंजल विल नॉट कम। बात समझें? और यहीं पे चौथा स्तंजा खत्म होता है। पांचवा स्तंजा में चलिए। पांचवा स्तंजा में कवि सिखाते हैं लोगों को, अपने पाठकों को, और आपके बुक में इस कविता को इसलिए दिया गया कि आप भी इसे सीखें, समझें। कवि पांचवा कविता में सिखाते हैं कि सुनिए बाबू, अगर आपको बनना है तो कोल्ड बनिए, ठंडा बनिए, शीतल बनिए, इम्पॉसिबल बनिए, अद्वितीय बनिए, कि आपके जैसा इस संसार में कोई नहीं हो, वैसा बनिए। बनना है तो ऐसा बनिए कि आपके जैसा कोई नहीं हो, इम्पॉसिबल बनिए, है ना। अहेड, ऊंचाई पे जाइए। लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, बुआ पर्वत के प्यारे ऊंचाई को जाकर के छुइए, उतना ऊंचा जाइए, इतना आगे बढ़िए कि आपके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं पाए इस संसार में। केवल आप हो तो आप हो, आपके जैसा और कोई नहीं हो, ऐसा बनिए, है ना। हुज, जिसका वाइट वाटरफॉल, उजला पानी, कुड ब्लेस, आशीर्वाद देता है ट्रेवलर्स, यात्रियों को, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उनके अंतिम समस्या में, अंतिम यात्रा में उनका क्या देता है? साथ देता है, आशीर्वाद देता है। कभी कहते हैं बनना है तो ठंडा बनिए, बनना है अद्वितीय बनिए, जाके माउंटेन्स के लवली हेड को चुमिए, जिसका व्हाइट वाटरफॉल, जिसका उजला पानी आशीर्वाद देता है यात्रियों को। कब? उनके अंतिम समस्या में, जब यात्री थक जाते हैं, हार जाते हैं यात्रा करते करते, तो उसी पर्वत से गिरते हुए पानी से पानी लेकर के अपना प्यास क्या करते हैं? बुझाते हैं। तो बनना है तो ऐसा बनिए कि आपसे किसी का प्यास बुझ जाए। ऐसा मत बनिए कि आप किसी के पास थोड़ा सा पानी है उसको भी छीन करके और पी लीजिए। ऐसा मत बनिए। बात समझे कि नहीं समझे? ऐसा बनिए कि आपसे दो चार लोगों का भला हो।
ऐसा मत बनिए कि आप अपना भला करने के लिए दो चार आदमी को धोखा दे दें, ऐसा मत बनिए। और यहीं पे आपका जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट्री है, ये क्या होता है, समाप्त होता है। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिए हैं। ऐसा अगर कोई समझा दे तो कमेंट कर देना कि सर हम इससे बढ़िया तरीके से पहले समझे हुए थे। बात समझे कि नहीं समझे? अब चलो तनिक हम लोग W.H. उडेन के बारे में भी जान ले। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएट्री है, इसके राइटर कौन है? W.H. उडेन। कैसे याद करना है, ट्रिक बता दिए हैं कि बाबू पत्ते तेजी से गिर रहे हैं तो गिरेंगे तो उड़ेंगे, और उड़ना से क्या हो जाएगा? उडेन। उड़ना से क्या हो जाएगा? उडेन हो जाएगा। W.H. उडेन नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर हैं। इनका जन्म, इनका पूरा नाम है बुआ विस्टन हग उडेन, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1907 में और 1973 में इनका देहांत हो गया था। हु ओन, जो जीते थे पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था इन 1948, 1948 में। फॉर, किस लिए? तो फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, एज ऑफ एंजाइटी के संग्रहण के लिए इसी में इनकी कविताएं हैं, जिनके लिए इनको पुलिट्जर प्राइज से 1948 में सम्मानित किया गया था। वाज अ वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मतलब बहुमुखी, एंड इंटेलेक्चुअली, बौद्धिक रूप से, विगोरस पोएट, बहुत ही अति उत्तम क्या थे? कवि थे। बात समझे? बहुमुखी कवि थे, बहुत चीजों पे अपने राय को रखा करते थे, उसके बारे में लिखा करते थे। वर्ष, ड्रामाटिस्ट, नाटककार भी थे, क्रिटिक भी थे, आलोचनक, आलोचनकर्ता भी थे, आलोचना भी किया करते थे, किसी किसी चीज पे टिप्पणी भी दिया करते थे। ट्रांसलेटर थे, ये आई नहीं एल है, ट्रांसलेटर भी थे, अनुवादक थे, एंड एडिटर और संपादक थे। बुआ कौन? W.H. उडेन। पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम, उनके लिए जो पोएट्री था एक सीरियस गेम था, गंभीर गेम था। ये नहीं कि यहाँ कहूंगा लिख दिए हैं, जिसको समझना है समझेगा, जिसको नहीं समझना है नहीं समझेगा, वैसा बात नहीं था। इनके लिए पोएट्री जो था वह सीरियस गेम था। विच शुड डिपेंड पीपल सेल्फ अवेयरनेस, जो लोगों के जागरूकता को बढ़ाया करता था, उस पर असर डाला करता था। बट इट शुड इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मेंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइसेस, लेकिन इनकी जो कविताएं थीं वह किसी भी परिस्थिति में लोगों के राजनीतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया करती थी। यानी किसी के धार्मिक, रिलीजियस और पॉलिटिकल चीजों पे यह उस पर टिप्पणी नहीं किया करते थे। ये अर्ली पोएम्स, उनकी शुरुआती की कविताएं एक्सिबिट प्रदर्शित करती हैं। हिज इंटरेस्ट, उनका रुचि, इन पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुआ राजनीतिक मामलों में उनके इंटरेस्ट को दिखाती है उनकी प्रारंभिक कविताएं, एंड आइडियाज और विचार। बट हिज लेट पोएम्स, उनकी जो बाद की कविताएं हैं, आर ओवरली क्रिश्चियन एंड मोर पर्सनल इन टोन, लेकिन जो उनकी बाद की कविताएं हैं उसमें से थोड़ा सा जो है क्रिश्चियनिटी झलकता है, और टोन में लेकिन वह पर्सनल होता है, व्यक्तिगत होता है। एज अ टेक्नीशियन, एक टेक्नीशियन के रूप में उडेन एक्सप्लोर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टंजा फॉर्म्स एंड मीटर्स, एंड है बुआ, एंड नहीं, यहां पे चींटी को मत लाओ, एंड है, एंड मीटर्स। इन्होंने कवि के रूप में जो है कविता के अलग अलग स्तंजा और वैरायटी को, प्रकार को और मीटर को क्या दिया, एक्सप्लोर किया। ही हैड अ पैशन, उनके पास जुनून था, फॉर वर्ड क्वाइनिंग, शब्दों को जोड़ने का उनका जुनून था, शब्द को, नए नए शब्दों को जोड़ा करते थे। एंड
यूजिंग आर्चेइक वर्ड्स मतलब हो गया पुराना शब्द, पुराने शब्दों का प्रयोग किया करते थे अपने कविताओं में, विच मेक्स हिम जो उनको बनाती थी एट टाइम्स उस समय पर डिफिकल्ट कठिन टू अंडरस्टैंड समझने में। बुआ ये अपने कविताओं में जो है नए नए शब्दों को जोड़ा करते थे, नए नए शब्दों का प्रयोग किया करते थे, प्राचीन आर्चेइक वर्ड्स का प्रयोग करते थे, जिसके वजह से उस समय पर इनके कविताओं को समझना क्या था, कठिन था। इनके कविताओं को लोग समझ नहीं पाते थे जल्दी से। He left England, इंग्लैंड छोड़ दिए एज अर्ली एज 1939, 1939 ईस्वी के शुरुआती दौर में ही इंग्लैंड को क्या कर दिए बाबू, छोड़ दिए, इंग्लैंड को छोड़ दिए। ठीक है, टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट में हमेशा के लिए सेटल होने के लिए इनको क्या छोड़ना पड़ा, इनको इंग्लैंड को छोड़ना पड़ा। इंग्लैंड को छोड़ के पहले इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, अमेरिका में जाकर के 1939 के शुरुआती दौर में सेटल हो गए। ऑडेन्स वर्क, ऑडेन का कार्य इज डिवाइडेड बटा हुआ है इनटू द ब्रिटिश फेज एंड अमेरिकन फेज। इनका कार्य जो है दो भागों में बटा हुआ है, एक ब्रिटिश फेज में और एक अमेरिकन फेज में इनका कार्य बटा हुआ है ना। इनके जो कार्य हैं ब्रिटिश फेज के वो हैं बुआ द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं ब्रिटेन के, जब इंग्लैंड में कविता लिखा करते थे तब का ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है। द नोटेबल वर्क्स ऑफ द अमेरिकन फेज, और अमेरिका जब गए उस वक्त इन्होंने जिस जिस चीज को लिखा, जिन जिन कार्यों को लिखा, उनमें कुछ है बुआ जैसे न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी, और इसी एज ऑफ एंजाइटी के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो अमेरिकन फेज का W.H. वुडेन के अमेरिकन फेज का कविता है। एंड द शील्ड ऑफ एकिल्स, इनके कुछ कार्य हैं अमेरिकन फेज के। द प्रेजेंट लिरिक, जो वर्तमान में बोल है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इन एक्ट्स, यह जोड़ देता है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में जो निहित निराशा है उस पर यह कविता जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जोड़ देता है बाबू। ठीक है, द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, वह इच्छाएं उन इच्छाओं पर जोड़ देता है बुआ जिन इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, और बुआ तन्हापन के तर्क को दर्शाता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य जीता और मरता है। उस तन्हाई को यह कविता जो है आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिसको आप लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह था बाबू आपका नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। बढ़िया से समझ लिए, इसको समझिए तुरंत इसके बाद, ठीक है, 3-4 घंटा के बाद इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके पास पहुंच जाएगा, VBI ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसको भी पढ़ लीजिएगा, बात को समझें और बना लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।